जय हिंद दोस्तों। देखिए, हमने इससे पहले एक वीडियो डाला था जिसमें 10th के बाद में आप क्या कर सकते हो उसके बारे में मैंने कुछ आपको बेसिक चीज़ें बताई थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो 10th पास बच्चे हैं जिन्होंने सेकेंडरी क्लास किया है, इंटरमीडिएट या 12th में जाएंगे, 11th-12th में, उनको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में और अपना कैरियर को किस दिशा में ले जाना है उस दिशा में काम करने में उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी सबको। ठीक है, आज फिर आपका डेल्टा प्लस के इस चैनल पर मैं राकेश गढ़वाल, आके गढ़वाल, आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे कि जो बच्चे 12th पास हो चुके हैं, ठीक है, इस साल जिन बच्चों ने अपना सीनियर मैथ से या बायो से, आर्ट्स से, एग्रीकल्चर से, कॉमर्स से जो भी किया है, अब ज़्यादातर बच्चों का तो पहले से क्या होता है भाई, जैसे आपने 10th किया, आपने स्ट्रीम सेलेक्ट किया तो आपका टारगेट डिसाइड होता है कि मेरे को वो करना है। लेकिन काफ़ी बच्चे, काफ़ी नहीं, मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th आते आते काफ़ी डाइवर्ट हो जाते हैं और उनको अब ये कन्फ्यूजन है कि अब हम क्या करें, कौन सा कोर्स सेलेक्ट करें, या फिर कोई डिप्लोमा या डिग्री करें, या कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो उन सब को मैं थोड़ा सा आज आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा उसके मामले में। और आई होप कि आप लोगों को सबको ये वीडियो पसंद आएगा और आप अपने करियर को किस दिशा में ले जाना चाहते हो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। देखिए, हम स्ट्रीम बाय स्ट्रीम एक एक स्ट्रीम की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिन बच्चों ने अपना 10+2 मैथ से किया है, यानी जिनके पास पीसीएम ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, वो अब भविष्य में क्या कर सकते हैं। जनरली ज़्यादातर बच्चों का जो मैथ लेते हैं उनको, उनके दिमाग में दो चीज़ें होती है कि या तो मेरे को जेई मेंस या जेई एडवांस करके बीटेक करना है आईआईटी से या एनआईटी से, या फिर उसे डिफेंस में जाना है, ऑफिसर ग्रेड में, ऑफिस में ग्रेड में कमांडेंट की पोस्ट पे जाना है, आपको एयरफोर्स में पायलट बनना है, या आपको आर्मी में लेफ्टिनेंट, कैप्टन, उस दिशा में जाना है। तो आपको क्या करना है वो पहले से डिसाइड होता है। कई बच्चे जो 12th पास करते करते अपना स्कोर डाउन कर लेते हैं या अपने आप को थोड़ा सा डिमोटिवेटेड कर लेते हैं, ठीक है, उनका एक फिर अलग स्ट्रीम बन जाता है कि मेरे को बीएससी ही करनी है, ज़्यादा मेरे को मेहनत नहीं करनी। तो उस दिशा में आप क्या कर सकते हो उसके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका बीटेक लाइन है उसकी हम बात करते हैं। तो अगर आप बीटेक करते हो तो आपके पास दो रास्ते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो रास्ता है वो आपके पास है कि आप जेई मेंस का पेपर दीजिए। अभी जेई मेंस का पेपर इस सेशन में होगा आपका। इसके अलावा जेई मेंस अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो इन्हीं में से जो लगभग 2.5 लाख प्लस बच्चे होते हैं वो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई होते हैं। ये कल भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को ध्यान नहीं उनको एक बार बता दे। जेई मेंस का पेपर आप क्वालिफाई हो जाओगे, लगभग ऑल ओवर इंडिया उनमें से 2.5 लाख बच्चों को सिलेक्ट करके जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आपकी जेई मेंस में अच्छी रैंक है, लगभग मान के चलिए कि अंडर 30,000 रैंक आपकी है, तो आपको एनआईटी प्लस IIIT में एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इनमें आप लोग बीटेक के लिए काउंसलिंग के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको आईआईटी में जाना है तो आपको जेई एडवांस का पहला काम आपको करना पड़ेगा कि आपको जेई मेंस क्वालिफाई होना पड़ेगा और उसके बाद में जेई एडवांस का एग्जाम क्रैक करके आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और नो डाउट दोनों ही इंस्टीट्यूट, एनआईटी हो या आईआईटी हो, अगर यहां से आप लोग बीटेक करते हो तो आप लोगों को काफी फायदा हो सकता है। तो यहां से बीटेक करके आप अपने एक हाई कैरियर को की तरफ जा सकते हो। अब जहां तक बात है कि ये एग्जाम पैटर्न, तो मैं समझता हूं कि जो बच्चा 12th पास हो चुका है मैथ से उसको इसका पैटर्न भी पता होगा। जेई मेंस का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू 90 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपके तीनों सब्जेक्ट के 30-30, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के। और इसके बाद में अगर आप जेई एडवांस में क्वालिफाई हो जाते हो तो इसके 2 पेपर होते हैं, ठीक है, वो भी एमसीक्यू टाइप होते हैं और एमसीक्यू में मल्टीपल चॉइस वाले होते हैं, यानी एक से ज़्यादा चॉइस को सिलेक्ट करके आपको वहाँ पर फिर
अलग से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है तो उसका पैटर्न थोड़ा सा हाई होता है बजाय जेईई मेंस के। ठीक है, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको नो डाउट इसके बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन जिनको थोड़ी कम जानकारी है उनको मैंने यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है। अब बीटेक करने के बाद में आपके पास एक नया कैरियर बन जाता है जिसके बारे में आप काफ़ी हद तक जानते होंगे ज़्यादातर बच्चे, और इसके बारे में भी आपका को अलग से एक छोटा वीडियो बना देंगे। अब बीटेक के अलावा कई बच्चे जो है वो बीटेक इनमें नहीं होता है एडमिशन, लेकिन फिर भी उनकी दिली इच्छा होती है कि मेरे को इंजीनियर ही बनना है, तो इसके अलावा आप कई प्राइवेट कॉलेजेस है उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, या स्टेट की जो कॉलेज होती है उनमें भी जेईई मेंस के द्वारा अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जेईई स्टेट में भी काफ़ी अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज होती है स्टेट गवर्नमेंट की, उनमें भी आप जेईई मेंस के द्वारा जेईई मेंस अगर क्वालिफाई हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में आपके पास दूसरा आता है कि डिफेंस में जाने वाले बच्चे जो है, देखिए डिफेंस में अगर आपको ऑफिसर ग्रेड में जाना है, ठीक है, ऑफिसर रैंक में जाना है, तो इसके लिए 2 एग्जाम होते हैं। ठीक है, एक एग्जाम होता है एनडीए का, नेशनल डिफेंस एकेडमी, और एक होता है TES+2। TES+2 के बारे में कई बच्चों को नहीं पता होता, एनडीए के बारे में सब जानते हैं। ठीक है, जो नॉन साइंस वाले बच्चे वो भी एनडीए के बारे में जानते हैं, लेकिन TE+2 बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता। एनडीए और TE+2 किस तरह से डिफरेंस है इनके बीच में वो हम समझते हैं। तो 10+2 के बाद में आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हो। इसमें एग्जाम प्लस मेडिकल प्लस इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जो है इसमें एसएसबी बोर्ड करवाता है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, एसएसबी इसका इंटरव्यू लेता है, और एग्जाम इसका यूपीएससी करवाता है। कौन करवाता है? यूपीएससी। अगर आप ये रिटन एग्जाम क्लियर हो जाते हो तो आपका मेडिकल और इंटरव्यू होता है, और फुली इंग्लिश में ये लगभग आपका इंटरव्यू होता है। और ये कॉलेज जब आप क्लियर कर जाते हो तीनों स्टेप, ठीक है, उसके बाद में फिजिकल, और ये चारों स्टेप जब आपकी क्लियर हो जाती है तब आपको एनडीए में एडमिशन मिलता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसके द्वारा आपको फिर 3 अलग अलग डिफेंस, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जाने का, ऑफिसर ग्रेड में जाने का मौका मिलता है। जैसे आर्मी की हम बात करें तो पहली पोस्ट आपको लेफ्टिनेंट की मिलती है, उसके बाद में कैप्टन, मेजर, उसके आगे आपका प्रमोशन होता जाता है टाइम के साथ और आपके परफॉर्मेंस के आधार पे। तो ये ऑफिसर ग्रेड या कमांडेंट पोस्ट के लिए एग्जाम होता है। अब अगर हम बात करें TE+2, तो ये एनडीए से ही ज्यादा बेस्ट माना जा सकता है, क्योंकि ये टेक्निकल एंट्री स्कीम है। इसमें क्या होता है कि अगर आपने 12th के साथ में पीसीएम में 90% बनाए और इंग्लिश में अलग से आपके 70 नंबर है 100 में से, यानी 70% है, यानी ये 2 चीज अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो आप TE+2 का फॉर्म भर के आसानी से इसमें एंट्री कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको इसमें कोई रिटर्न एग्जाम नहीं देना होता। ठीक है, इसमें डायरेक्ट ये वाली 3 स्टेप होती है, यानी आपको रिटर्न एग्जाम से एक तरह से छुटकारा मिल जाता है, किसके अंदर? TE+2, और इसमें डायरेक्ट आपका इंटरव्यू, मेडिकल और फिजिकल होता है जो एसएसबी बोर्ड करवाता है। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। अब यहां पर इसकी जो तैयारी है वो काफी, जो मेट्रो सिटीज है वहां पे इसके इंटरव्यू की बहुत अच्छी तैयारी कराते हैं, लेकिन फिलहाल वर्तमान में जहां तक मैं जानता हूं दिल्ली में बालनोई नाम का एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो इसके इंटरव्यू की बहुत अच्छी तैयारी कराता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काफी फोकस करता है और लगभग महीने भर में आपकी बहुत अच्छी इंटरव्यू की तैयारी करवा देता है। तो TE+2 भी आपके पास डिफेंस में जाने का, ऑफिसर ग्रेड में जाने का एक बेहतरीन मौका हो सकता है। अब इसी में नॉन ऑफिसर ग्रेड जो होती है, यानी कि जो सिपाही के पद पे, यानी कि जवान के पद पे जाते हैं, उनके लिए, तो उनके लिए भाई सभी आप जानते हो अभी ये मुद्दा बहुत गर्म है हमारे देश में, कि पहले तो क्या था कि आर्मी की और एयरफोर्स की, जैसे XY ग्रुप की, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और नेवी में भी, इनकी भर्तियों के लिए अलग से एक नोटिफिकेशन आता था और परमानेंट जॉब मिलती थी। लगभग 19 साल की आपकी सर्विस होती है और उसके बाद में आप एक्स सर्विसमैन के रूप में रिटायर होकर के आ सकते हो, या डिफेंस में रहते हुए ही आप कमांडेड यानी ऑफिसर ग्रेड के लिए इंटरनल स्टाफ एग्जाम देकर के आप ऑफिसर ग्रेड में भी जा सकते हो। ऐसा ही कुछ इस बार भी है, लेकिन उसको थोड़ा सा चेंज किया है। और वो क्या चेंज किया है? इसमें एक नई योजना लेके आई है सरकार, अग्निवीर योजना, या ये कह सकते हैं कि डिफेंस एक अलग अग्निवीर योजना। देखिए अग्निवीर योजना जो है वो थोड़ी सी किस तरह से जो पहले की भर्ती प्रक्रिया थी उससे अलग है। इसमें आप लोगों को
4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। इस 4 साल में लगभग 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी, बेसिक ट्रेनिंग जो होती है, यानी कि आधे साल की। उसके बाद में 3.5 साल की आपकी फुल जॉब होती है, और 4 साल के बाद में जितने कैंडिडेट सरकार लेगी या डिफेंस लेगा, उसमें से लगभग 25% कैंडिडेट को वो आगे के लिए परमानेंट करेगी, और 75% कैंडिडेट को वहां से एक तरह से परमानेंट रिटायरमेंट दे देगी। लेकिन ये जो योजना है ये नुकसान से ज्यादा फायदेमंद है। ज्यादातर लोगों के मन में ये आ रहा है कि ये योजना गलत है, इसका विरोध हो रहा है। हमने देखा बिहार में और कई और अदर स्टेट में खासकर रेलवे को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। सरकार के एक अनुमान के आंकड़े को देखा जाए तो लगभग 700 करोड़ का नुकसान हुआ है। कितना करोड़ का? 700 करोड़ का। और ये किसी और का नुकसान नहीं हुआ भाई, हमारे देश का, देश की जनता का, हमारी जो सार्वजनिक संपत्ति है उनका नुकसान हुआ है। उन ट्रेन में कोई बाहर का विदेशी या कोई और सफर नहीं करता था, हम जैसे ही आम जो हिंदुस्तानी है वो उसमें सफर करते थे। लेकिन कुछ बेवकूफ लोगों की वजह से ये देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। किसी भी सरकारी योजना का जो विरोध है वो करने का संवैधानिक अधिकार सबको है, लेकिन इस तरह से देश की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कानून में पूर्णतः गलत है। इस तरह की घटनाओं को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। आप शांतिपूर्ण तरीके से भी किसी चीज का विरोध कर सकते हो, हिंसा का कहीं कोई स्थान नहीं होता विरोध में। अगर ऐसा होता है तो वो पूर्णतः गलत है। लेकिन ये योजना किस तरह से लाभदायक है उसका एक आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, आज हम उसमें बात करते हैं। मान लीजिए इस योजना में पहले अगर 100 कैंडिडेट की भर्ती हो रही थी, तो अभी वर्तमान में इसकी 4 गुना भर्ती लेंगे, यानी लगभग 400 कैंडिडेट लेंगे। आप खुद सोचिए, पहले जहां 100 को ही भर्ती लेकर के परमानेंट किया जाता था, उनकी जगह अब लगभग 400 कैंडिडेट लिए जाएंगे। और अब इन 400 में से 100 कैंडिडेट जो होंगे वो 4 साल के बाद में परमानेंट होंगे। यानी पहले भी तो 100 ही जो कैंडिडेट थे, यानी 400 में से 100 यानी 25% ही तो परमानेंट हो रहे थे, वो पहले ईयर से परमानेंट माने जाते थे। अब ये एक तरह का 4 साल का आपके पास एक ब्रेक हो गया। ब्रेक क्या हो गया? आपको 4 साल सीखने को मिलेगा। अगर आप बहुत अच्छा करते हो, ठीक है, अपने आप को इस योग्य बनाओ कि आप इन 25% में आ सको। अगर आप आते हो तो आपकी जो जॉब है वो 15 साल के लिए और एक्सटेंड हो जाएगी, यानी आपकी 19 साल की जो पूरी जॉब होगी, ये 25% बच्चे जो हैं वो 19 साल अपनी पूरी सर्विस करेंगे, और ये 4 साल की अपनी सर्विस करेंगे। और 4 साल की सर्विस में आपको पर ईयर बहुत अच्छा पैकेज भी मिलता है, और रिटायरमेंट पे आपको लगभग 12 लाख रुपए एक मुश्त रकम मिलेगी, वो भी बिना किसी इनकम टैक्स के। ठीक है, टैक्स फ्री पेमेंट होगा आपका। और आपको अलग अलग जो डिफेंस है और स्टेट की कई सरकारें, उन्होंने अपने यहाँ पुलिस विभाग में भी आपके लिए एक रिजर्वेशन रखा है। तो ये बहुत अच्छी योजना है। ये इन बच्चों के लिए भी भविष्य बहुत अच्छा है, क्योंकि इन पैसों से ही वो आगे की पढ़ाई कर सकते हैं या अपना बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, और आर्मी में जाना सबका एक सपना होता है, और उस सपने को अगर पूरा करना है तो आर्मी की वर्दी आप 4 दिन के लिए पहनो या 4 साल के लिए, अपने आप में एक गर्व की बात होती है। ठीक है, तो आर्मी में जाने वाला कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेगा, खासकर देश की संपत्ति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर आपको डिफेंस में जाना है, यानी आप देश की सेवा के उस सेक्टर में, उस क्षेत्र में जा रहे हो जहां पर यह माना जाता है कि आर्मी देश की असली सेवा, यहां ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर निश्चित रूप से वो देश की बहुत अच्छी सेवा कही जा सकती है, लेकिन हर एक सेक्टर अपने आप में देश की सेवा कर रहा है, भले वो बैंकिंग सेक्टर हो, मेडिकल सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सभी देश के विकास में ही तो अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है, तो अपने यहां पर इस तरह की हिंसा का होना मैं मानता हूं कि काफी गलत है। अब यहां पर ये जो 25% बच्चे हैं वो आगे कैंडिडेट आगे भी यहां अपनी जॉब को कंटिन्यू करेंगे, और 75% यानी कि लगभग 300 कैंडिडेट को यहां पर बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि यहां पर इनको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। लेकिन इन 300 कैंडिडेट को कम से कम, यानी कि 75% कैंडिडेट को कम से कम 4 साल आर्मी में काम करने का मौका तो मिला, और अगर पहले से ही 100 को लेते तो ये 300 कभी जिंदगी में भी आर्मी में नहीं जा पाते। तो एक तरह से ये एक्स्ट्रा एडवांटेज है, इससे बहुत सारे युवाओं को आर्मी में जाने का सपना जो देखते हैं उनका पूरा होगा। ठीक है, तो ये इस योजना को आप समझिए। आर्मी और एयरफोर्स और आई थिंक नेवी भी अभी नोटिफिकेशन जारी करने वाले हैं, तो तीनों ने अपना लगभग नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसका सिलेबस जारी हो जाएगा या हो चुका होगा, तो आप इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसकी तैयारी कीजिए और अग्निवीर बनने की
जो बच्चे डिफेंस में जाना चाहते हैं वो निश्चित रूप से इसके द्वारा अपना सपना पूरा कर सकते हैं। और आने वाले समय में हम इसी चैनल पर मैं आपको अलग से अग्निवीर की जो भी भर्ती हैं, भाई आर्मी की हो या नेवी की या एयरफोर्स की, उसके जो बेसिक फिजिक्स और मैथ्स में जो क्वेश्चन आते हैं उनके प्रैक्टिस क्लासेस हम रखेंगे। तो जो बच्चे किसी कोचिंग में जाकर के अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते उनके लिए एक ये अच्छा प्लेटफॉर्म में लेके आया हूं। मेरी तरफ से उन बच्चों के लिए प्रयास है जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते। खैर जिनके पास अच्छी रकम होती है, अच्छा पैसा होता है, वो किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में जाके अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन खासकर वो बच्चे जो अपनी तैयारी नहीं कर पाते उनके लिए मैंने ये एक प्लेटफॉर्म बनाया डेल्टा प्लस के नाम से, जो मैं उम्मीद करता हूं कि वो उन बच्चों के खासकर बहुत काम आएगी जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं या फिर ऐसी परिस्थितियों में है कि वो लगातार किसी अच्छी कोचिंग में जाके कोचिंग नहीं ले सकते, उनके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो ये बेसिकली जो मेरा रहेगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री का टॉपिक रहेगा 11th-12th वालों के लिए। और इसके अलावा जो डिफेंस के कुछ कोर्सेज है उनकी क्लासेस भी यहाँ पर आपकी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो आने वाली वीडियो में आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तो ये हमने मैथ वालों की बात कर ली। इसके अलावा एक सिंपल फॉर्मेट होता है, उसमें कैरियर हम कह सकते हैं कि जनरली ये दो स्टेप अगर कोई बच्चा नहीं सिलेक्ट करता है तो फिर वो बच्चा जाकर के बीएससी करता है। बीएससी में भी कोई ऑनर्स से करता है, ऑनर्स में किसी एक सब्जेक्ट विशेष में आप स्पेशलाइजेशन करते हो, या पास कोर्स करता है। तो पास कोर्स में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों सब्जेक्ट रहेंगे, जबकि ऑनर्स में आप किसी एक सब्जेक्ट विशेष से जैसे फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में या मैथमेटिक्स में आप ऑनर्स करते हो। तो बीएससी के बाद में इसमें आप अलग अलग कंपटीशन लाइन में जा सकते हो, ठीक है। जैसे एसएससी हुआ, बैंकिंग हुआ, या अदर आपका जो एसआई है, राजस्थान दिल्ली पुलिस, कई एग्जाम होते हैं एसआई के, ठीक है। हर स्टेट के अपने अपने एसआई एग्जाम होते हैं, दिल्ली एसआई पुलिस में, ठीक है। तो उसमें सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है उसमें ग्रेजुएशन मांगते हैं, तो वो बीएससी आर्ट्स कॉमर्स जो भी होते हैं वो सब जा सकते हैं। और आपके पास भी यहाँ पर डिफेंस में यानी कि पुलिस सेवा में जाने का एक बहुत सुनहरा अवसर होता है। अब इसके अलावा कई बच्चे बीएससी में इसलिए आते हैं कि उनको टीचिंग लाइन में या रिसर्च लाइन में जाना है। तो देखिए इसमें टीचिंग और रिसर्च लाइन में जाने का, अगर आप स्कूल एजुकेशन में जाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको आगे बीएड या लेक्चरर बनना है तो आपको एमएससी करना पड़ेगा। बीएड और एमएससी के बाद में आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बन सकते हो स्कूल के अंदर। और अगर आपको कॉलेज में जाना है तो एमएससी कीजिए बीएससी के बाद, और एमएससी के अलावा आप नेट कीजिए, नेट जेआरएफ के क्लियर करके पीएचडी कीजिए, और आप आसानी से कॉलेज लेक्चरर के लिए भी क्वालिफाई हो सकते हो, ठीक है। ये लेकिन कई बच्चों की इच्छा होती है कि आईआईटी में से हम स्टडी करें। तो देखिए एक एग्जाम होता है एमएससी के लिए, मैं आप सभी को बता दूं, बहुत सारे बच्चों को मैं उम्मीद करता हूं कि पता होगा, अगर नहीं पता है तो सही बच्चे ध्यान दीजिए। बीएससी के बाद में आपका एक एग्जाम होता है आईआईटी जेम का। वर्तमान में आईआईटी जेम का जो एग्जाम है वो आईआईएस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर करवा रहा है, ठीक है। ये आईआईटी जेम का पेपर देने के बाद में आप आईआईटी से एमएससी के लिए क्वालिफाई हो सकते हो, ठीक है। और आसानी से आप एमएससी जो आईआईटी में पढ़ने का सपना है वो आप अपना पूरा कर सकते हो। एमएससी के लिए आप एग्जाम दे सकते हो। ये एमएससी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो में जूलॉजी, बॉटनी और बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारे 10-12 सब्जेक्ट है जिनमें आईआईटी जो है वो एमएससी करवाती है। और इसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है आईआईटी जेम। इसमें आपका जो सिलेबस होता है वो 11th-12th का बेसिक, और इसके अलावा आपका जो ग्रेजुएशन का कुछ पोर्शन होता है वो होता है। आसानी से आप उसकी तैयारी कर सकते हो। और मेरी क्लासेस जो बच्चा लेगा निश्चित रूप से उसको इन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों की तैयारी का भी बहुत अच्छा अवसर यहाँ मिलेगा। तो ये हमने मैथ वालों की बात कर ली, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो अब बात करते हैं हम बायो वाले बच्चों की। बायो वाले बच्चे यानी कि पीसीबी जिनके पास है, बाकी सारी चीजें जो मैथ वाले कर सकते हैं वो बायो वाले भी कर सकते हैं। लेकिन बायो वाले एक एक्स्ट्रा जो मुख्य उद्देश्य इनका होता है वो होता है डॉक्टर बनने का। और डॉक्टर के लिए आप सभी जानते हो नीट का एग्जाम आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि जो बच्चा बायो लेता है उसे कम से कम अपनी जिंदगी में एक बार नीट की तैयारी जरूर करनी चाहिए, ठीक है।
नीट की तैयारी करने से आपके जो बेसिक्स होते हैं, आपके जो कंसेप्ट्स होते हैं वो बहुत क्लियर हो जाते हैं, और उससे आपको आपकी तैयारी जो भविष्य में आप करोगे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, या किसी जॉब के लिए जाओगे या किसी भी क्षेत्र में जाओगे, तो आपको उसका बहुत फायदा मिलता है। तो नीट से के थ्रू आपको इंडिया और आपके स्टेट लेवल यानी ऑल ओवर इंडिया और स्टेट लेवल की जितने भी मेडिकल कॉलेज है उनमें MBBS, BDS, BAMS, BHMS यानी होम्योपैथिक आयुर्वेदिक, इन सब में एडमिशन लेने का एक सुनहरा अवसर आपको प्राप्त होता है। अगर उस लाइन में नहीं जा पाते आप, ठीक है, अगर आप MBBS, BDS, BAMS, BHMS अगर इनमें एडमिशन नहीं ले पाते हो, तो ऐसा नहीं कि आप मेडिकल सेक्टर या मेडिकल लाइन को छोड़ दो, आप BSc नर्सिंग भी कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो बी फार्मा कर सकते हो, ठीक है, डी फार्मा कर सकते हो, DMLT जैसे छोटे मोटे कोर्स कर सकते हो। तो आपका इंटरेस्ट किस क्षेत्र में वो आप पे डिपेंड करता है। तो निश्चित रूप से आपने 12th पास किया है, तो 12th के बाद में आपको क्या करना है, ठीक है, ये आपका बेसिक टारगेट होना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो BSc नर्सिंग, बी फार्मा, DMLT जैसे कोर्स भी आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं मेडिकल लाइन के लिए। इसके अलावा अगर आप सिंपल BSc करते हो तो BSc करके वही जैसे मैंने कहा MSc करके फर्स्ट ग्रेड लेक्चर बन सकते हो बीएड के बाद में, या नेट JRF क्लियर करके आप कॉलेज लेक्चरशिप में जा सकते हो, PhD कर सकते हो, रिसर्च लाइन में जा सकते हो। इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में आपको सरकार स्कॉलरशिप भी देती है। 10+2 में अगर आप 90+ % हो या 88 के आसपास आपके परसेंटेज है, तो आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप जो सरकार आपको सालाना BSc के 3 साल और MSc के 2 साल 5 साल तक आपको जो 80,000 रुपये स्कॉलरशिप देती है, ठीक है, वो भी आप हासिल कर सकते हो। इसमें 60,000 रुपये आपको पर ईयर मिल जाते हैं, और 20,000 रुपये तब मिलते हैं आपको जब आप कोई प्रोजेक्ट बना करके सबमिट करते हो, ठीक है। तो सरकार बहुत अच्छी स्कॉलरशिप आपके लिए साइंस में लेकर आई है, और हर साल देती है, ठीक है ना। लेकर नहीं आई मैं ये नहीं कहूँगा, बहुत पहले से दी जा रही है। तो आपको ये स्कॉलरशिप लेकर के आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो आगे। तो साइंस वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छे स्कोप अपनी लाइफ में है। अगर आप आगे स्टडी करते हो तो कुछ ऑप्शंस मैंने आपको बताएं, ठीक है, इनमें जा सकते हो। एग्रीकल्चर वालों के लिए तो सब जानते हैं कि भाई या तो आप जेट ICR का एग्जाम क्लियर करके, या BHU एग्रीकल्चर का एग्जाम क्लियर करके BSc एग्रीकल्चर कीजिए, या फिर आप सामान्य BSc कर करके वही जो बायो वाली लाइन है उसी में आपको आना पड़ेगा, जूलॉजी बॉटनी लेकर के आपको BSc करनी है, ठीक है। फिजिक्स सबके हट जाती है 12th के बाद में, आप सभी जानते हो, ठीक है ना। बायो वालों के फिजिक्स का जो झंझट जिससे आपको डर लगता है वो आपके नहीं रहता, ठीक है। चलिए, और आर्ट्स वाले तो निश्चित रूप से आगे चल के BA करेंगे या फिर और अदर कोर्सेज करेंगे। अब इन कोर्सों के अलावा, यानी ये तो एक सिंपल प्रोसेस जो सिंपल कैरियर है इसके बारे में मैंने बता दिया, जो जनरली सब करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने कैरियर को एक अलग दिशा में मोड़ना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं। जैसे कोई बच्चे ये सोचते हैं कि मेरे को LLB करना है, RGS में जाना है, या IGS में मेरे को जुडिशियल सर्विस में जाना है, ठीक है। तो उनके लिए BA LLB इंटीग्रेटेड या BA के बाद में LLB के कोर्स होते हैं, वो कीजिए, अच्छी कॉलेजों से कीजिए, क्लेट का एग्जाम दीजिए, ठीक है। तो वो भी आपके लिए सबके लिए अवेलेबल है। इसमें कोई स्ट्रीम की आवश्यकता नहीं होती कि आपके पास आर्ट्स ही होना चाहिए या कॉमर्स होना चाहिए। कोई भी स्ट्रीम का बच्चा जो है वो LLB कर सकता है, ठीक है। LLB क्लेट के द्वारा करो तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। क्लेट का एग्जाम दे करके जो हमारी ऑल इंडिया लेवल की यूनिवर्सिटीज़ है उसमें लॉ के लिए आप लोग एडमिशन ले सकते हो। कई बच्चे जैसे मीडिया में आना चाहते हैं, तो मीडिया के लिए आप लोग बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन के जो कोर्स है उनमें एडमिशन ले सकते हो। ये जो कोर्सेज होते हैं वो जनरली क्या होता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज़्यादा करवाती है, या कुछ जो न्यूज़ चैनल्स है जैसे आज तक का, इंडिया टुडे है, न्यूज़ 24 है, ठीक है। कई ऐसे न्यूज़ चैनल है जिनकी खुद की अपनी कॉलेज और इंस्टीट्यूट है। ये आपको जो बैचलर इन कम्युनिकेशन, सॉरी मास कम्युनिकेशन और बैचलर इन जर्नलिज्म, इनमें भी कोर्सेज करवाती है, तो वो भी कर सकते हो। इसके अलावा जो राजस्थान के बच्चे हैं उनको मैं एक वेबसाइट बताता हूँ जो अपने स्टेट गवर्नमेंट की है, ठीक है। राजीव गांधी कैरियर पोर्टल के नाम से ये वेबसाइट है,
ठीक है, राजीव गांधी करियर पोर्टल के नाम से। वहां पर भी आपको 12th के बाद में आप क्या क्या कर सकते हो उसके बारे में काफ़ी कुछ समझाया हुआ है। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप लोगों को काफ़ी हद तक ये समझ में आए कि आपको अब करना क्या है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये जो मैंने लगभग आधा घंटे का एक वीडियो बनाया है, इसमें 12th के बाद में आपको क्या करना है। जनरली ज़्यादातर सब बच्चों का जो स्टैंड होता है वो क्लियर होता है, लेकिन फिर भी कई बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसके बारे में आप डिसीजन लोगे तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। अब थोड़ी सी बात हम इस बारे में करें कि मैंने एक छोटा सा वीडियो देखा था आज कोई, ठीक है, उसमें क्या होता है कि यूट्यूब पे देखो कुछ भी बोलना आसान तो होता है, लेकिन उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देश में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि हम जो इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हमारा जो वीडियो बना करके हम यूट्यूब पर एक अपना चैनल बना रहे हैं, ये निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो उन बच्चों के लिए स्टडी का एक माध्यम बन गया आज। ठीक है, जिनको बाहर जाने का मौका नहीं मिलता या बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में पढ़ने का जिनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए यूट्यूब एक बहुत अच्छा सोर्स हो गया आज का। अगर ये प्लेटफॉर्म ढंग से यूज किया जाए स्टडी के लिए तो इसका बहुत फायदा होता है। लेकिन कई बार जो टीचर होता है वो यूट्यूब पर ऐसे ऐसे स्पीच दे देता है जो समाज पर गलत प्रभाव डालता है। तो मैं सभी स्टूडेंट से भी और उन यूट्यूब चैनल चलाने वाले सभी टीचरों से भी ये निवेदन करूंगा कि इस तरह का कोई भी स्पीच देने से पहले आप ये सोचें कि आपका जो भाषा है, आपकी जो स्पीच है, ठीक है, आप जो जो उसमें जो बोल जाते हो वो समाज पर या आपके जो भारत का भविष्य हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके दिमाग पर किस तरह का प्रभाव डालते हैं। क्योंकि टीचर का बताया हुआ जो शब्द है, टीचर जो बताता है स्टूडेंट उसको सही मानता है कि गुरुजी है, हमारे सर है, जो बता रहे हैं वो सही है। इसका मतलब आपके कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है समाज को बनाने की, ठीक है, देश का भविष्य बनाने की। उसकी जिम्मेदारियों को समझते हुए आप ऐसी कोई भी चीजें बच्चों को बोर्ड पे ना बताएं या इस चैनल पे प्रोवाइड ना करवाए जिससे कि गलत सोच बने बच्चों की या वो गलत चीजें, गलत तथ्य पढ़े। ठीक है, तो आई होप कि किसी को मेरी चीज अदरवाइज ना लेकर के एक सही वे में जाए। और इस प्लेटफॉर्म को, इस चैनल को चालू करने का मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि मैं अपनी, मेरे पास जितना ज्ञान है, ठीक है, मेरे पास जितना नॉलेज है, मैं वो उन बच्चों तक पहुंचा सकूं जो भारी फीस दे करके, या फीस तो वो फिर भी भर दे लेकिन उनके पास ट्रांसपोर्ट का या कहीं निवास का जो स्थान नहीं है, इस वजह से वो अच्छी एजुकेशन नहीं ले पा रहे। तो उनके लिए ये मेरा चैनल है और आप आसानी से यहाँ पर बेसिकली 2 सब्जेक्ट आप टेंशन छोड़ दीजिए। जो बच्चे 11th या 12th में फिजिक्स और केमिस्ट्री की मैं क्लासेस लूँगा, आपकी रेगुलर लूँगा, और आज से ही हम 3 जुलाई से आपकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम फिजिक्स की 11th और 12th की क्लासें आज स्टार्ट कर देंगे और आगे भी भविष्य में लगातार हमारा पूरा जो क्लासेस होगी वो रेगुलर होगी। और प्ले लिस्ट में जा करके आप पूरी की पूरी क्लासेस पहली क्लास से लेके लास्ट तक जितनी क्लासेस चलेगी वो आप साइड ले सकते हो। इसके अलावा मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डेल्टा प्लस के नाम से जो हमारा टेलीग्राम ऐप है उसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम ऐप पर आकर के जितना पढ़ाया जाएगा उसकी PDF फाइल डाउनलोड करके वहां से अपने नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।